दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें गोल्ड, सिल्वर और मेटल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है। इसको मिस मत करना, इसको जरूर से देख लेना। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। डाउ जोन्स नीचे है 380 पॉइंट्स यानी 1% के आसपास। नेस्डेक 100 पॉइंट्स के साथ में नीचे है यानी आधे % के आसपास। अब यूएस के मार्केट के गिरने के पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर दबाव बढ़ता है। लेकिन दोस्तों साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि फेड के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए। ये व्यक्ति है, नेम आप देख सकते हैं केविन। केविन अब जगह लेंगे पोवेल की और ये अगले फेड के चेयरमैन बनने वाले हैं। पॉइंट ये है कि इनकी वजह से आज गोल्ड एंड सिल्वर गिरा है, क्योंकि इनके आने के बाद में एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि ये यूएसडी को बढ़ाएंगे, रेट कट को बढ़ाएंगे। इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों पॉइंट यह है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट कैसे पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ट्रंप केविन को किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि ट्रंप तो चाहते हैं कि रेट कट हो जाए, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन कम हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के केविन को किस तरह से ट्रंप प्ले करते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा तो खराब है और उसके बेसिस पे मार्केट अभी खराब परफॉर्म कर रहा है। साथ में एफआईएस की एक्टिविटी को देखते हैं। 30 तारीख का डेटा है जिसमें 2251 करोड़ की बाइंग की है एफआईएस ने। हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में से सेलिंग करके इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो। अब देखिए, मैं आपको बता चुका था, एक टाइम था जब हमने देखा कि गोल्ड एंड निफ्टी दोनों गिर रहे थे। मैंने उस समय आपको कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों नीचे गिरे कंटिन्यूसली, किसी ना किसी एक को ऊपर घूमना पड़ेगा। उस समय हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी आई और वापस एक अच्छी तेजी हमने वहां पे देखी। सेम सिचुएशन अभी के समय देखने को मिल रही है, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर नीचे है, साथ में इक्विटी भी नीचे है। अगर गोल्ड एंड सिल्वर को मीडियम टर्म में नीचे गिरना हो तो सिग्नल देगा इक्विटी अच्छा करेगा, यानी निफ्टी अच्छा करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये मान लेना कि गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट बढ़ी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक करेक्शन दे, उसके बाद में बॉटम हिट करे और वापस से तेजी को रिज्यूम करे। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा अभी कुछ दिनों के अंदर। जैसे आपको बताइए कि संडे को भी बाजार ओपन है, तो प्राइस एक्शन देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में किस तरह का प्राइस एक्शन आता है, साथ में जो इक्विटी है इसके अंदर किस तरह का प्राइस एक्शन आता है। साथ में आपको बताइए कि ये जो बजट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है कि इस बार कैपिटल जो गेन है उसका टैक्स कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है। मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होगा। देखते हैं कि संडे को यानी परसों के दिन किस तरह का बजट आता है और मार्केट ओपन होगा तो उसके बेसिस पे ट्रेडिंग भी ओपन रहेगी। जैसे कि टाइम है अभी, उसी टाइम पर सब कुछ ओपन होगा। अभी देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेटा ये देखने को मिल रहा है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का फ्यूचर कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। एमसीएक्स का डेटा है और डेटा काफ़ी ख़राब है, 9% के साथ में क्रैश है। इसका मतलब यह है कि ये कंटिन्यू चला तो संडे के दिन भी ईटीएफ्स नीचे आ सकते हैं। साथ में हम सिल्वर की भी देखते हैं सिचुएशन, 21% के साथ में क्रैश है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पॉट प्राइस गिरता है, उससे ज़्यादा एमसीएक्स गिरता है और उससे ज़्यादा ईटीएफ गिरता है। सेम स्पॉट प्राइस चलता है, उससे ज़्यादा एमसीएक्स चलता है, उससे ज़्यादा ईटीएफ चलता है। एमसीएक्स जब 21% के साथ में नीचे है तो हो सकता है कि संडे को सिल्वर और नीचे गिरे, यानी सिल्वर का जो ईटीएफ है और नीचे गिरे। साथ में देखिए दोस्तों, कॉपर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7% की गिरावट हमने कॉपर में देखी। पिछले वीडियो में गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर डिस्कशन किया था कि टेक्निकली किस तरह की सिचुएशन है ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कैसी स्ट्रैटेजी बन सकती है, उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। कॉपर के ऊपर बातचीत नहीं की थी, तो कॉपर की जो कंपनी है उसको अभी हम इस वीडियो में चेक करते हैं। बट उससे पहले कुछ कंपनीज के Q3 के रिजल्ट को देखते हैं, कैसे रिजल्ट है और किस तरह की टेक्निकल सिचुएशन है। बजाज ऑटो शाम को 5 बजे के आसपास का रिजल्ट है। कल इसमें इम्पैक्ट आप देखोगे, कल यानी संडे को। एस्टिमेट को देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की एस्टिमेट थी 25.62 है, एस्टिमेट के आसपास है, थोड़े से कम है।
रेवेन्यू 153 और 152.2 का है, यानी एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली कम है। रिलैक्सो के देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। आज के दिन स्टॉक ने 5% की तेजी दिखाई, पिछले 3 दिन से अच्छा कर रहा है क्योंकि इंडिया और ईयू की जो डील हुई उसमें लेदर और ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होगी तो अच्छा फ़ायदा इनको मिल सकता है। बट अगेन यहाँ पे डोमेस्टिक भी एक्सपोजर इसका काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी को हर एक फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक दोनों में। सो कंपनी कैसा करी उसको चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू कंपनी का 6.7 बिलियन का है, जो कि पिछले साल भी इतना ही था, तो कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 330 से घट के 265 मिलियन रुपीस का हो चुका है, यानी प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। और उसके पीछे का रीज़न है प्रॉफिट के मार्जिन के कम होने का, 12% का मार्जिन घट के 10% का हो चुका है। सो रिजल्ट अच्छे नहीं है, प्रॉफिट की डी ग्रोथ आप इसमें देख सकते हैं। चोला फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं शाम को 7 बजे, तो संडे को इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। परसेंटेज में हम चेक कर लेते हैं कि कैसे रिजल्ट है। सेल्स कंपनी की 17% के साथ में बढ़ चुकी है, प्रॉफिट कंपनी का 19% के साथ में बढ़ चुका है। तो डिसेंट रिजल्ट है क्योंकि कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस में भी गाइडेंस को कट किया था। सो कट करने के बेसिस में रिजल्ट ओके देखने को मिल जाता है। मीशो, इसके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं, 3% के साथ में तेजी बनी, शाम को 7 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। कंपनी का नुकसान बढ़ा है, 374 मिलियन डॉलर रुपीस का नुकसान था, जो कि 4.9 बिलियन रुपीस का हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो चुका है। रेवेन्यू बड़े हैं बट लॉसेस भी कंपनी के बड़े हैं। आगे चलते हैं, मेडप्लस को देखते हैं, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन्स इंक्रीज कर चुके हैं, विच इज़ गुड। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 578 का है 459 के कंपैरिजन में, सो प्रॉफिट भी अच्छी तरह से ग्रो कर चुके हैं। एस्टिमेट का डेटा नहीं है लेकिन परसेंटेज बेसिस पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। इसके बाद में देखिए टाटा इन्वेस्ट को चेक कर लेते हैं। 1.25% की तेजी बनी यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट इसके बहुत शानदार आया है, 754 मिलियन रुपीस के हैं, यानी मैं आपको सिंपल परसेंटेज बेसिस में बता देता हूँ, 284% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। सो 280% की ग्रोथ है। सो टेक्निकल्स को देखते हैं। बजाज ऑटो, रिजल्ट इन लाइन है, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो गाइडेंस के साथ में कल मार्केट इसको रिएक्ट करेगा संडे को। अगर कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह आते हैं सो हाई चांसेस हैं कि स्विंग कंप्लीट करे, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर मैक्सिमम कंपनीज ने अपने स्विंग को कंप्लीट किया है। इसके बाद में रिलैक्सो को देखते हैं, जो कि रिलैक्स अभी के समय काफ़ी, अगर ये 37% ऊपर चल जाता है, उसके बाद में ये यहाँ से क्रॉस कर देता है, तब जाके इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। तो पहले तो 37% चलने के चांसेस काफ़ी कम है इस रिजल्ट के बाद में, बाकी अगर हो जाता है तो देखते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद में चोला फाइनेंस, स्लो ग्रोथ क्योंकि गाइडेंस काफ़ी वीक है, स्टिल कंपनी का स्टॉक अच्छा करा है, सो ठीक है। मीशो को देख लेते हैं। मीशो ने भी एक ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पे। इन कंपनीज का सिंपल सा फंडा है, जीएमपी लो, प्रॉफिट बुक करो, अगर होल्ड करना है तो ट्रेल करो, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट करता है सेल करो। तो यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ चुका है, लॉसेस कंपनी के बढ़ चुके हैं, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ी गिरावट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा। टाटा इन्वेस्ट, सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि कंपनी का मुनाफा 280% के साथ में बढ़ चुका है। एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था अक्टूबर में, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था। मैं आपको बता चुका हूँ ये पंप एंड डंप होता है, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो यहाँ से पंप हुआ, यहाँ पे डंप हुआ। स्टॉक वापस अपने सपोर्ट पाने की कोशिश करा है, जो कि यहाँ से 5-10% नीचे है। सो अगर मार्केट को नंबर्स अच्छे लगते हैं, 280% की ग्रोथ अच्छी लगती है, वापस से स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश करता है, तो गैप काफ़ी विशाल है, 50 से लेकर 90% का गैप है। सो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, इसको चेक करना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान कॉपर पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11% का क्रैश इसमें देखने को मिला है। 115 का पी है, क्यू है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, 28, 29, 32, 36, 38, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। सो इनकी माइन करने की लागत तो सेम है, लेकिन जो सेल कर रही है कॉपर को वो बढ़ रहा है, सो ऑब्वियस है प्रॉफिट के मार्जिन इसके इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉपर के दाम घटेंगे तो यहाँ पे इसके प्रॉफिट के मार्जिन भी नहीं बढ़ पाएंगे, और ये जो हाई बेस है 38 का, उससे कंपैरिजन जब भी होगा अगले साल में तो वो कम हो गए।
ये जब हो सकता है जब कॉपर के प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे गिरे। तो फिलहाल तो एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि कॉपर के दाम गिर रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो एफआईएस की एक्टिविटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने स्टेक डबल कर लिया है पिछले 4 क्वार्टर के अंदर। सो एफआईएस को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर कॉपर के प्राइसेस डिक्लाइन कर जाते हैं तो एफआईएस की होल्डिंग्स भी गिरेगी। तो सारा खेल डिपेंड करता है कॉपर के प्राइसेस के ऊपर। फिलहाल अभी मार्केट ने इसको एक मौका दिया है। आप देख सकते हैं जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि स्टॉक चले। ये 15 ईयर्स का ब्रेकआउट है। सो आज जब स्टॉक गिरा तो स्टॉक ने वापस से ब्रेकडाउन नहीं किया। अगर आप देख सकते हैं तो ये इसका ऑल टाइम हाई का स्तर है और उसके ऊपर ही इसने सस्टेन किया। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद में एक ब्रेकआउट देता है तो हाई चांसेस है कि स्टॉक का जो पैटर्न है यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो डिपेंड करता है कॉपर के प्राइसेस के ऊपर। चेक करते हैं कि किस तरह से आगे प्राइस एक्शन प्ले करेगा। बाकी जो ट्रेडर लोग हैं उनका स्टॉप लॉस अब ये हो चुका है। अगर इसके नीचे जाता है यहाँ पे टिकता है तो वो अपनी पोजीशंस को निकालेंगे। इसके बाद में देखिए एक बड़ी न्यूज़ है आईपीओ को लेकर। एनएससी के आईपीओ को हरी झंडी मिल चुकी है। काफ़ी साल का टाइम हो गया, आई थिंक 9 साल हो चुके थे इसके अप्रूवल आने में, और अभी अप्रूवल आ चुका है। अब ये कंपनी अप्लाई कर सकती है आईपीओ को लेकर। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एनएससी का आईपीओ है तो बीएससी के साथ में हम इसको देखें, स्टॉक के प्राइस को देखें तो बीएससी ने 17 से लेकर 20 तक बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, 47-42% के डिक्लाइन के साथ में। लेकिन उसके बाद में अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो 4000% के रिटर्न्स इसने कमा के इन्वेस्टर्स को दिए हैं। सो क्या ये स्टोरी वापस से प्ले होगी एनएससी में? काफ़ी लोग यही गलती करते हैं कि स्टॉक खरीद लेते हैं कि मैंने सबसे सस्ता खरीदा है क्योंकि वो आईपीओ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। आईपीओ में आपको बहुत महंगा मिलता है क्योंकि जो पीई कंपनीज होती है, प्राइवेट एक्विटी कंपनीज होती है, वो पहले से ही उन कंपनी के स्टॉक को खरीद के उसकी वैल्यूएशन बढ़ा देती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक कंपनी का जिसका नाम है एनएसडीएल। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि सीडीएसएल की तरह यहाँ पे भी कुछ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर थी, लिस्टिंग गेन मिले जो मिले, उसके बाद में स्टॉक क्रैश होना शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि एनएससी अच्छी है या बीएससी अच्छी है। सो एनएससी के पास में मच बिगर प्रॉफिट है बीएससी के कंपैरिजन में, क्योंकि एनएससी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम को हैंडल करती है। तो एनएससी के पास में बड़े प्रॉफिट हो उससे स्टॉक नहीं चलता है, प्रॉफिट बढ़ने के परसेंटेज से स्टॉक चलता है। तो छोटी कंपनीज में ग्रोथ ज़्यादा आती है। सो आप देख सकते हैं एनएससी की जो वाई एंड वाई बेसिस की ग्रोथ है 16% की है, 24-25 की। और बीएससी की हम देखें तो बीएससी की कितनी है, 116% की। तो कहाँ पे 16% और कहाँ पे 116%? प्रॉफिट की बात करें तो 47% का है, यहाँ पे 71% का है। इट मीन्स अगर दोनों कंपनीज सेम वैल्यूएशन पे आती है तो एनएससी लिस्टिंग के बाद में क्रैश हो सकता है और बीएससी में बाइंग आ सकती है। सो खेल सिर्फ इतना सा है, जीएमपी देख के अप्लाई करेंगे इन्वेस्टर समझदार, बाकी लिस्टिंग होने के बाद में टेक्निकल फंडामेंटल्स के बेसिस पे चीज़ों को देखा जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।